नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, क्या मेडिकल की जो कोचिंग संस्थानें हैं वो बंद हो जाएंगी? क्या इस दिशा में मामला बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है? क्या भारत सरकार कर कुछ रही है, सोच कुछ और रही है? क्या भारत सरकार को कोई उलझा रहा है या भारत सरकार किसी की उलझन को सुलझा रहा है? बड़ा मामला टेढ़ा हो गया है। कल हमने आपको दिखाया कि पीजी नीट का जो परसेंटाइल है उसको -40 कर दिया गया है। हालांकि एक वर्ग विशेष के लिए किया है, एससी एसटी के लिए किया है, ओबीसी के लिए भी कमी है, जीरो ही है समझिए, और जनरल कैटेगरी के लिए भी जीरो है। वो सेवेंथ के आसपास है, सेवेंथ परसेंटाइल था, हो गया है। तो ये सब कुल मिलाकर के जीरो हो गया है। तो क्या ये उस दिशा में बढ़ता जा रहा है जहां कोई बात नहीं है, आप +2 कर लिए हैं, और आज बहुत सारे हमारे साथ डॉक्टर जुड़ेंगे जो ये बताएंगे कि अगर आप +2 के बाद से ही +2 के मार्क्स पर ये लेना शुरू कर दें बच्चों को, तो फिर ये जो नीट के लिए जो अलग से कोचिंग का जो बड़ा बाजार चल रहा है, और ये मिलियंस ऑफ डॉलर का बाजार है। अगर आपको एक घटना याद हो, राजस्थान विधानसभा में शिक्षा मंत्री रो रहे थे और वो कह रहे थे कि साहब, ये जो स्थिति अभी बनी हुई है हमारे देश में, वो ये है कि पेरेंट्स रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। एक अंधी दौड़ में पेरेंट्स, बच्चे सब भाग रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, और वो कहां तक भागेंगे उनको भी पता नहीं है। हाफते 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 उनकी जान जा रही है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, राजस्थान विधानसभा में उस वक्त के शिक्षा मंत्री कह रहे थे। और क्यों कह रहे थे ऐसी बात? वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि उनके राजस्थान में एक शहर है कोटा। वैसे तो जयपुर में भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन कोटा शहर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का इंडस्ट्रियल टाउन बन गया है। देश भर के बच्चे वहां जाते हैं कोटा में, इंजीनियरिंग मेडिकल की कोचिंग लेते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा बिहार के, सबसे ज्यादा बिहार के बच्चे गाड़ियों में भर भर के कोटा जाते हैं। वहां उनके पेरेंट्स रहते हैं, घर लेते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, और फिर वहां से अपने सपने लेकर के लौटते हैं। और बाद में जब नीट की परीक्षा होती है तो कैंसिल होती है। फिर दूसरी नीट की, जो ये पीजी नीट की कहानी है, ये तो और तीसरे रास्ते पर चल पड़ी है। कुल मिलाकर के सरकार क्या चाहती है और एजुकेशन पॉलिसी क्या कह रही है, हेल्थ केयर कहां जा रहा है, और मेडिकल एजुकेशन कहां जा रहा है, आज इस पूरे मुद्दे पर गंभीरता से बात करने के लिए, और मैं आज चाहूंगा कि हमारे जितने पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट हैं, वो जरूर इस कार्यक्रम को देखें, क्योंकि हमारे साथ बहुत ही जाने माने डॉक्टर्स देश भर से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, जो यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन भी हैं, आपका स्वागत है। डॉक्टर अरविंद कुशवाहा, एम्स नागपुर में प्रोफेसर रहे, अभी उत्तर प्रदेश के किसी मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर माया बलेचा, मशहूर गायनोकोलॉजिस्ट रही हैं, लेकिन पिछले 50 वर्षों से मेडिकल एक्टिविज्म और पॉलिटिकल एक्टिविज्म में काफी दिलचस्पी रखती हैं। तो मैं सिर्फ ये तो नहीं कहूंगा कि वो एक्टिविस्ट हैं, लेकिन उनको हेल्थ केयर के बारे में बहुत गहरी जानकारी है, और उनकी रुचि का ये क्षेत्र भी है। तो उनका एक्टिविज्म भी इस तरह से चलते रहता है। आज आपको फर्स्ट हैंड डॉक्टरों के नजरिए से पूरा हेल्थ केयर कैसा होने वाला है, मेडिकल एजुकेशन कैसा होने वाला है, क्या भारत में मेडिकल एजुकेशन का जो कोचिंग का बाजार है वो ध्वस्त होने वाला है, या कोचिंग का बाजार, उसके पैटर्न बदल जाएंगे, क्या होगा? इसकी शुरुआत करते हैं डॉक्टर बैनर्जी से। डॉक्टर बैनर्जी, मैं आपसे इस सवाल का जवाब जानना चाहता हूं
कि अभी जो पीजी में -40% है, इससे तो ऐसा लगता है कि फिर कोई पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि नीट पीजी की भी जरूर कोचिंग होती होगी, ऑनलाइन होती होगी या ऑफलाइन होती होगी, जरूर कुछ ना कुछ कोचिंग होती होगी नीट पीजी की भी। तो नीट पीजी से ही ये शुरुआत हो जाएगी कि जब पढ़ोगे, लिखना है नहीं, कुछ करना है नहीं, जाओ और दाखिला ले लो। जब तक ये सीट वैकेंट है तब तक ले लो दाखिला। तो क्या इसका असर कोचिंग पर पड़ने वाला है? कोचिंग बाजार बंद होने वाला है? डॉक्टर बैनर्जी। धन्यवाद आशुतोष जी और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो मैं तो कहता हूं कि अगर नीट का कोचिंग बंद हो जाए तो डॉक्टर अच्छे बनेंगे। उसका मैं वजह बताता हूँ। नहीं, मैं बहुत ही जेन्युइन रीजन है। मैं 20 साल से टीचिंग में हूँ, 30 साल से हूँ। होता क्या है, जब 4.5 साल पढ़ता है एमबीबीएस, उसके 1 साल, जो 4.5 साल के बाद जो 1 साल होता है वो इंटर्नशिप का होता है। उस टाइम उसको प्रैक्टिकल ऑन हैंड्स एक्सपीरियंस मिलता है। मतलब हम लोग इंटर्नशिप में छोटा मोटा सर्जरी भी सीख जाते थे, डिलीवरी करना सीख जाते थे, इमरजेंसी सीजरियन भी कर लेते थे। ऐसा जो हम फिर 5.5 साल बाद जब निकलते थे तो हम एक इमरजेंसी सक्षम डॉक्टर बनते थे। हमको इतना कॉन्फिडेंस था कि हमको पीजी नहीं मिले, जॉब नहीं मिले, हम अपना प्रैक्टिस कर ले। आजकल क्या होता है, 4.5 साल के बाद, मैं तो खुद हूँ, हमारे कुशवाहा साहब भी बताएंगे, हमारा डिपार्टमेंट इंटर्नशिप इंचार्ज रहता है कम्युनिटी मेडिसिन। 1 साल में वो वार्ड में जाते भी नहीं है, वो कोचिंग क्लास में भागते हैं, फिजिकली कोचिंग क्लास में भागते हैं। और वार्ड में जाएंगे भी तो क्या सीखेंगे? आजकल एक एक बैच में 250 बच्चे हैं, कितने पेशेंट देखेंगे? 50 पीजी रहते हैं, पेशेंट देखने का लिए उनके पास पेशेंट्स ही नहीं है। और उन लोग फिर कोचिंग में जाते हैं और जो एक्चुअल ऑन हैंड सीखते हैं एमबीबीएस के 1 साल बाद, जो हाउसमैनशिप होता है या इंटर्नशिप होता है, उसमें सीखता है बंदा। 1 साल में सीख जाता है काफी कुछ, वो तो जीरो जाता है उसमें। तो कोचिंग में क्या है कि कोचिंग में जाएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, फिर पीजी के लिए करेंगे, तो अब वो 1 साल उनका वेस्ट हो गया। उन्होंने जो ट्रेनिंग प्रैक्टिकल लेना था वो ट्रेनिंग उन्होंने लिया नहीं, तो उनको जिंदगी भर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपको कार चलाना सीखे नहीं, आपने खाली कार के पार्ट्स सीखे हैं, तो आप कभी ड्राइविंग नहीं सीखोगे। और मैं कई ऐसा पार्ट नहीं, मतलब लाइसेंस आपने ले लिया है, ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया है, गाड़ी नहीं चलानी आती है। तो मिडिल मैन दे देगा आपको लाइसेंस। और मैं कई जगह मैं विजिटिंग प्रोफेसर था, थाईलैंड में था, मलेशिया में एक आध बार गया, वहां पे मैंने बातचीत किया। थाईलैंड में डॉक्टर्स इंडिया से कम है, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से, पर उनका हेल्थ इंडिकेटर अच्छा है। जब मैंने बात किया तब मेरे को वहाँ के फैकल्टी ने बोला, हमारा जो अंडर ग्रेजुएट डॉक्टर निकलता है वो छोटा मोटा सर्जरी भी कर लेता, सीजरियन भी कर लेता, फैमिली मेडिसिन पूरा हैंडल कर लेता है, और उसको इतने साल गवर्नमेंट सर्विस कंपलसरी रहता है। मलेशिया में गया मैं, मलेशिया में मेरे को पता चला कि 4.5 साल जो ट्रेनिंग होता है एमबीबीएस का, उसके बाद जो 1 साल इंटर्नशिप होता है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में प्रोविजन नहीं है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनके पास लिमिटेड सीट्स रहते हैं कि इतने, अभी हमारे पास इतने इंटर्न्स के वैकेंसी है, बाकी लोग का वेटिंग लिस्ट में रहता है। बाकी इंटर्न है, बोलेंगे आपका जब टर्न आएगा तब आप, और इंटर्नशिप बहुत सीरियसली कराते हैं। वो मतलब निकलेगा तो वो एक प्रकार से पायलट जैसा हवाई जहाज चला लेगा। तो इंटर्नशिप में लोगों को फेल कर देते हैं, मलेशिया में इंटर्नशिप में फेल कर देते हैं। हमारे यहाँ कोई प्रोविजन नहीं है, इंटर्नशिप होता है, लोग भागते हैं, जैसे तैसे सर्टिफिकेट लेते हैं। 2-3 महीने रूरल पोस्टिंग होता है इंटर्नशिप में, वो लोग ऐसे रूरल पोस्टिंग ढूंढते हैं कि जहाँ पे नॉन वर्किंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे अपना ब्राइब देके उसको अटेंडेंस मिल जाता है और वो 3 महीने अपने घर जाके कोचिंग। मैं एक्चुअल इनसाइड स्टोरी बता रहा हूँ, पास्ट 20 ईयर्स में मैंने देखा, कुशवाहा साहब भी बताएंगे। तो इसका हम तो कहेंगे कि ये निकाल दो परसेंटाइल हिसाब से, एमबीबीएस का फाइनल एग्जाम होता है उसको यूनिफॉर्म कर दो ऑल ओवर इंडिया, नेक्स्ट जैसे उसको कर दो, तो उसी में मेरिट बन जाएगा आपका। और मैं ये कह दूं कि ये कोचिंग क्लास नहीं प्रॉफिट लेता है, गवर्नमेंट भी प्रॉफिट लेता है, क्योंकि 10 लाख लोग अगर एंट्रेंस में बैठते हैं तो उसका एडमिशन टेस्ट का फीस रहता है, 5-5 हज़ार टेस्ट का फीस रहता है। तो अगर 10 लाख, वो देखो कितने करोड़ रुपए तो गवर्नमेंट को मिल रहा है, आप समझ रहे हैं। तो ये एक रैकेट इज, एवरीबडी इज गेटिंग प्रॉफिट, और ऐसा चल रहा है। इससे अच्छा तो अच्छे से सीखे, रादर देन दी मार्क्स, परसेंटाइल का झगड़ा ही खत्म कर दो। और 7 परसेंटाइल कर दिया, 5th परसेंटाइल कर दिया, जनरल कैटेगरी मजाक कर दिया। मतलब आप 93% लोग आपसे ऊपर है और आपको ये मिल रहा है, पीजी सीट मिल रहा है, माइनस में भी मिल रहा है। मतलब मैं वही कहता हूँ कि पायलट को
को बोलो कि अभी पायलट का शॉर्टेज है, तो आप पायलट का स्टैंडर्ड लोअर कर दो, बढ़ दो पायलट, तो कोई बैठेगा ऐसे प्लेन में? तो मेडिसिन भी उतना ही इम्पोर्टेंट। देखिए, नेगेटिव मार्किंग मतलब गलती किया आपने, गलती किया मतलब एक गलती से जान चली जाएगी मरीज की, दोबारा चांस नहीं मिलेगा। हम जब मेडिकल कॉलेज में पास किए थे उस टाइम ऐसा स्ट्रिक्ट था, एमबीबीएस की मैं बात कर रहा, एमबीबीएस में प्रैक्टिकल में एक गलत आंसर दे दिया हमने, 5 करेक्ट, एक गलत आंसर दे दिया, प्रोफेसर फेल बोलता 6 महीने बाद आना। माने वो एक्सेप्ट नहीं करता था। एक अगर हमने ब्लंडर कर दिया, प्रोफेसर बोलता था 6 महीने बाद आना, हम भी ले लेते थे, हाँ ठीक है 6 महीने बाद आएंगे। अभी तो आप 1 महीने कोई फेल कर दो बच्चे को, 1 महीने बाद रीटेस्ट, उसको जैसे तैसे टेस्ट देकर 1 महीने बाद दो, उसको फिर क्या अलग से कोचिंग करो, बहुत कुछ ऐसे नाटक है, पर वो थ्योरी है पूरा। और एक गलती मेडिसिन या पायलट एक गलती करता है, डॉक्टर जब पेशेंट मरेंगे डॉक्टर तो कुशवाहा, पता नहीं चलता लोगों को। डॉक्टर कुशवाहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर बैनर्जी कह रहे हैं कि जैसे एविएशन में आप किसी पायलट के लिए किसी उनकी गलती को अफोर्ड नहीं कर सकते। पायलट की अगर गलती हो गई इन द एयर तो आपकी जान जानी तय है, फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि अच्छा ये गलती हो गई। क्या ठीक उसी प्रकार से एक डॉक्टर की गलती को हम अफोर्ड नहीं कर सकते? अगर गलती हुई तो जान जानी तय है और फिर उसको बचाना बहुत मुश्किल होगा। तो इसीलिए ये जो गलती की जो संभावना है और इसको आपने शुरुआत ही कर दिया है। हालांकि ये जो माइनस परसेंटाइल का जो खेल है ये इसीलिए बना होगा कि आप गलती ना करें। भले ही आप नहीं जानते हैं तो छोड़ दें, ये ठीक है, लेकिन गलती ना करें। अगर आप अटेम्प्ट करेंगे और आपने गलत किया तो वो ज्यादा फैटल होगा। मेरे ख्याल से इसीलिए इसको स्ट्रिक्ट बनाया गया होगा, पॉलिसी यही रही होगी। लेकिन ये जो तरीका है कि हमको सीट भरना है, हमको सीट नहीं भरा जा रहा है, इसलिए हमको माइनस में भी अगर आ रहा है तो ले लो, नंबर 1। नंबर 2, जो डॉक्टर बैनर्जी ने कहा कि आवश्यकता क्या है पीजी की, इस तरह के टेस्ट की, नीट की जरूरत ही नहीं है। एमबीबीएस में आ गए हैं बच्चे, अब उनका 1 साल का रिगरस ट्रेनिंग हो और ट्रेनिंग के बाद उनका फिर आप एक इवैल्यूएशन करें, इवैल्यूएशन के बाद आप उनको एलिवेट कर दें या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आप उन्हें ऑफर कर दें। तो फिर ये नीट का ये धंधा क्यों चल रहा है, पीजी नीट का धंधा? आई थिंक बहुत ही वैलिड पॉइंट्स सर ने रेज किए हैं और मैंने भी पूरा उनके जो सर ने जो बातें कही हैं उसके साथ मैं पूरी तरह से सहमत हूं। और मैंने खुद देखा है किस तरह से मेडिकल एजुकेशन को डाइल्यूट किया जा रहा है और किस तरह से मेडिकल एजुकेशन एक मजाक बन के रह गया है आज हिंदुस्तान में। उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है इस सोसाइटी को ही होने वाला है, इस देश को ही होने वाला है, क्योंकि अगर हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स पुअर क्वालिटी के बन के निकलेंगे तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारी हेल्थ की जो समस्याएं हैं वो कैसे और बढ़ जाएंगी, कैसे कंपाउंड हो जाएंगी। आप बजाय जो है हेल्थ को सुधारने के या उनको जो है लोगों को ठीक करने के, लोगों में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, लोगों में डेथ्स ज़्यादा होंगी। आपको पता है अमेरिका जैसे देश तक में जहाँ पे कि शायद इससे कहीं ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हैं, स्ट्रिक्ट उनके यहाँ जो है एग्जामिनेशंस हैं, उसके बावजूद भी वहाँ आई थिंक 1/3 ऑफ द डेथ्स इन हॉस्पिटल इज ड्यू टू द हेल्थ केयर एरर्स। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका जैसी जगह में अगर ये स्थिति है तो हमारे यहाँ मेरे ख्याल से virtually I would say कि percentage would be very very high because of medical errors। तो medical errors definitely होने लाजमी हैं। अगर हम जो डॉक्टर्स बना के निकाल रहे हैं, चाहे वो एमडी करके हों या एमबीबीएस करके हों, अगर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो जैसे सर ने ठीक तरह से बताया, समझाया कि हमारे टाइम में जो आज से कह लीजिए 20 साल 25 साल 30 साल पहले के जो हम लोग प्रैक्टिशनर्स हैं, हमारे यहाँ आपको कितना पता है, वो एग्जामिनर ये नहीं पूछता था कि आपको पता कितना है, वो ये देखता था आपको कितना नहीं पता है और उसी पे फेल करता था। यानी सब्जेक्ट में आपको माहिर होना, मास्टरी होना बहुत बहुत जरूरी था। मैं अगर आपको थोड़ा सा वक्त हो तो मैं एक
छोटा सा वाकया बताता हूँ मेरे खुद के अंडर ग्रेजुएशन का। जी जरूर जरूर बताइए, जरूर बताइए, क्योंकि ENT ये का वाइवा। आप ही के एक्सपीरियंस को, क्योंकि हाँ, आप जो दूसरा मैं सवाल पूछूंगा वो यही पूछूंगा कि कोई भी एक भी कोई ऐसा तर्क है जो इसके पक्ष में दिया जा सकता है कि नहीं 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 -40% भी चलेगा कोई इसमें और ये जो कोचिंग इसके इंस्टीट्यूट का इसके बाजार है ये भी चलना चाहिए? इसके पक्ष में कोई तर्क है, हो ही नहीं सकता। पहली बात तो ये है, मैं आपको हम्म ये बता रहा था कि मेरा ईएनटी का वाइवा था और मेरे ईएनटी के जो एग्जामिनर थे उन्होंने मेरे को घुसते ही बता दिया कि मतलब तुम तो फेल होने के लिए आए हो, अब तुम देखते हो कैसे पास होते हो। उनका ये था, तर्क था। तो सोचिए कि उन्होंने बोला यू स्टार्ट एट -25, लेट मी सी हाउ यू पास। 50 में से 25 नंबर लाने, यानी कि अगर मैं एक भी सवाल गलत देता तो वो पक्का फेल कर। अनफॉर्चुनेटली मेरा ईएनटी का वाइवा शुरुआत हुआ कहाँ से? एनाटॉमी से। सर बनर्जी सर, मैं अपना हाँ एफएमसी का बता। ही स्टार्टेड विद हाँ एनाटॉमी, देन वेंट ऑन टू फिजियोलॉजी। फिर उन्होंने पूछा थायराइड हार्मोन के ऊपर। मेरा को एक केस मिला था कंजेनाइटल डेफ म्यूटिज्म का। तो जो पीजी एक्सपर्ट होते हैं उन्होंने बोला अरे ये तुम नहीं कर पाओगे, ये तो पीजी का केस है, तुम अंडर ग्रेजुएट हो, तुम नहीं कर पाओगे। मैंने कहा फर्क कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि जो एग्जामिनर बैठा है ना वो वैसे ही मेरे को तो खुंदक खाता है, तो वो मेरे को तो फिल करेगा, तो चिंता मत कर, ठीक है जो भी केस है मैं झेलूंगा। तो उन्होंने हम्म, मुझे पूछना शुरू किया एनाटॉमी ऑफ थायराइड से, फिर पूछा फिजियोलॉजी ऑफ थायराइड, फिर पूछा बायोकेमिस्ट्री ऑफ थायराइड, थायराइड हार्मोन्स। यानी कि मैं मतलब इस चीज का इंतजार कर रहा था कि कभी तो ईएनटी का कुछ पूछ ले। मेरा वाइवा खत्म हो गया, मेरा वाइवा खत्म हो गया, लेकिन वो मुझे कॉर्डर नहीं कर पाए क्योंकि तैयारी अच्छी थी, तो उन्होंने मुझे कॉर्डर नहीं कर पाए। और फाइनली उन्होंने ये बोला ठीक है तू पास हो गया। 25 नंबर गुड। दिए, सोचिए सब आंसर देने के बाद भी 50% ही नंबर मिले मुझे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग -25 से किया था। तो ये इस तरह के जो होते थे, जैसे एनाटॉमी में हमारे यहाँ जो प्रोफेसर होते थे, एक सवाल का जो सोचते हैं कि ये आना ही चाहिए, अगर उसका जवाब आपने गलत बता दिया तो आप फेल निश्चित है, 6 महीने बाद आइए आप। यूज्ड टू क्लियरली तो से। उसमें और किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं था कोई कि नहीं नहीं कोई ये तो ये कोई प्रोफेसर कंसेशन नहीं, प्रोफेसर थे? कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई कंसेशन नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई आपके पास दूसरा चांस नहीं, कुछ नहीं होता था। मतलब आप, क्योंकि चक्कर ये मेडिकल फील्ड ऐसा है जहां पे कि आपको, मैं ये मानता हूं कि चलिए ये जो नीट पीजी वाला है, आप नीट पीजी को स्क्रैप क्यों नहीं कर देते? मैं तो ये कहता हूँ खत्म ही कर दीजिए ना आप नीट पीजी को, पहले ग्रेजुएट हाँ अच्छे वही तो बनाइए। मैं कह रहा, आवश्यकता क्या है उसकी? ये नीट किसके पीजी को लिए है? खत्म ये कर। मेडिकल कॉलेज के लिए है और कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, किसके लिए? आप जो है आप उसकी जगह पे एक ग्रेजुएट पहले अच्छा बनाना शुरू कीजिए, नंबर 1। और उसको जब राइट निकालेंगे तो वही बंदा निकले जो डिजर्व करता है, उसका अलावा किसी भी तरह का कोई मेडिकल ग्रेजुएट बन ही नहीं चाहिए। उसके लिए राइट जो अच्छा नेक्स्ट जैसा प्रपोजल था, जो हम लोगों कल भी बात किया था, नेक्स्ट जैसा एक टफ एग्जाम होना चाहिए कि वो अगर पास करेगा तभी मेडिकल लाइसेंस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा उसे। मेडिकल लाइसेंस मिलना मतलब ये है कि आप वर्चुअली, हम लोगों को कहा जाता था कि अब तुम डेथ सर्टिफिकेट साइन करने के काबिल हो गए, जैसे हम लोगों को लाइसेंस मिलता था। पर इसका मतलब ये नहीं होता था कि आप एक्चुअली डेथ सर्टिफिकेट, मतलब कि आपके पास अब इतनी एक्सपर्टीज आ गई है कि अगर पेशेंट मर भी जाता है तब आप डेथ सर्टिफिकेट साइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा होगा कि शायद वो पूरा दिन डेथ सर्टिफिकेट ही साइन करेगा, जिस तरह के डॉक्टर हम लोग बना के अब निकाल रहे हैं। तो अब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उसकी एंट्री ये भली डेथ सर्टिफिकेट साइन करने के पीछे का एक फिलॉसफी बताइए डॉक्टर साहब, नहीं, क्योंकि मैं हम फिलॉसफी लोगों का का मतलब डिबेट है, बस फिलॉसफी नहीं ये था फिलॉसफी, कि नहीं मतलब लास्ट फिलॉसफी, लेवल तक आप, हाँ नहीं फिलॉसफी का मतलब ये था कि मेडिकल इंटरवेंशंस आप करेंगे, ज्यादातर लोग सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन अगर कोई मर भी जाता है, आपके पास अब ये तब ताकत है कि आप उसे सर्टिफाई करेंगे ये आदमी मर गया। मतलब एक मर एक गए। मतलब पॉजिटिव वे में, हाँ ये पॉजिटिव वे में कहा पॉजिटिव जाता वे, बिल्कुल ठीक बात है, है। पॉजिटिव वे में मतलब आपकी इतनी काबिलियत है कि आप डिक्लेयर कर सके कि हाँ हाँ, ये आदमी अब मरा हुआ है। तो ये पॉजिटिव वे में राइट। कहा जाता है। अब मेरा सजेशन ये है कि आप यूजी को स्ट्रेंथन करिए, यूजी को स्ट्रेंथ, अंडर ग्रेजुएट को जो एमबीबीएस कर, हम्म। अच्छा वहां उनके उनके कनेक्टिविटी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं, वो जुड़ जाएंगे, फिर दोबारा जुड़ जाएंगे। डॉक्टर माया यहीं से आप आगे बढ़ाइए कि डॉक्टर बैनर्जी, डॉक्टर कुशवाहा जो कह रहे थे कि यूजी को स्ट्रेंथन करने के लिए ये कितना उपयुक्त है, और
नीट पीजी की कोई आवश्यकता है या नहीं है। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए चलाया जा रहा है और मेडिकल कॉलेज के सीट को भरने के लिए चलाया जा रहा है। और जिस तरह से -40% का खेल चल रहा है, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? कहीं ना कहीं तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा। मेरा इन सब की बातों से तो मैं सहमत हूं ही, मगर एक दूसरा भी अलग डायमेंशन है कि ये सब पूरी दौड़ मेडिकल के पीछे या पोस्ट ग्रेजुएशन आगे करने के लिए, ये दौड़ किस लिए है? ये माँ बाप भी क्यों चाहते हैं? क्यों तू अच्छा सा प्यून बन, अच्छे से फाइल रखना, अच्छे से लोगों को अटेंड करना, अच्छा प्यून क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? उसकी भी जरूरत है ना। आप कोई किसी भी ऑफिस में जाओ तो क्यों नहीं बनाना चाहते कि वहां आमदनी कम है? आप अच्छे सा स्वीपर बनो, इतना क्लीन करो कि कोई रोग नहीं आगे फैलना चाहिए, वो नहीं सिखाएंगे। तो ये पूरी दौड़ है, ये आज के जमाने की जो हमारी पैसे के पीछे, पैसे से ही ये जो दुनिया चलती है, वो हमने जो आज बनाई है ये सिस्टम, उसके कारण ये है। फिर उसमें आप देखो, ये जो एक बात और भी बताऊं कि जब भी ये SC ST का लेवल कम किया जाता है तब तो हम बहुत विचलित हो जाते हैं। आज तक हमने पूछा कि डोनेशन वाली सीट में सबसे कम कितने % वाले गए? नहीं राइट, बहुत पर्टिनेंट सवाल है, बिल्कुल बहुत सही सवाल है। क्योंकि पैसा है तो सबको, ये पैसे की ही सिस्टम है। पैसे से अगर आप कुछ भी करो तो वो तो चल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। ये दूसरी बात, आज तक तो ये नहीं था। जो अब भी सब सीनियर्स है हमारे जमाने के या उसके बाद के, सब मेरिट से आए हुए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का दौरा अभी बहुत थोड़ा रिसेंटली अभी जिन्होंने प्रैक्टिस किया, ठीक है, जैसे डॉक्टर कुशवाहा ने बताया, सबसे मेरिट में भी गलती से मरने वालों की संख्या 1/3 अगर है तो आप सोचो कि ये सिस्टम को कहां तक सुधारने का है, जहां ये एक ही फैक्टर नहीं है। दूसरा कि आपने कोविड के दरमियान देखा, अरे गुजरात में एक सर्वे कोविड से पहले हुआ था कि डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ फार्मा मार्केटिंग पर डिपेंडेंट रहते हैं। 95 to 98% ऑफ द प्रिस्क्रिप्शंस आर, अभी मेरे पास आके एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव गया, उसके हिसाब बहुत सही बात कह रहे हैं डॉक्टर माया कि फार्मा ने भी कब्जा कर लिया है मेडिकल एजुकेशन को। अभी तक तो मेडिकल हॉस्पिटल को कब्जा किया था, अब मेडिकल एजुकेशन को कर लिया। और कोविड के टाइम तो फार्मा ने तो मतलब वो जो पूरा प्रोपेगेंडा फार्मा के ही ड्रिवन था, फार्मा ने ही पूरा प्रोपेगेंडा किया था। मगर आप तो बड़े स्कोर वाले डॉक्टर्स थे, कितने समझ पाए? या तो कितनों में हिम्मत थी, सबने अपना पैसा देखा, करोड़ों कमा लिए। तो ये जो पूरी सिस्टम है उसको बदले बिना आप पेशेंट्स को अच्छी हेल्थ केयर नहीं दे सकते। तो ये मेरिट वाला तो मामला है, मगर एक बार ये जो पैसे कमाने वाला चक्कर कम हो जाएगा तो मेरिट अपने आप ऊपर आएगी कि हाँ, जिसको सच्ची में इंटरेस्ट है, जिसको सच्ची में ये सब चीजों में है मेरिट, फिर आप देखो वो सब बराबर बात है। मगर आप डोनेशन में लेकिन डॉक्टर मैं आपके थ्योरी को जानता हूं। आप अक्सर ये इस बात, एक मिनट डॉक्टर, आप ये हमेशा इसकी ये करते रहते हैं, क्या कहते हैं, पुरजोर कोशिश आपकी ये रहती है, ये जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर है और प्राइवेटाइजेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन है, अगर उसका सरकारीकरण कर दें, सरकारीकरण के अपने लूपहोल्स हैं। सरकार में तो ये स्थिति है कि डॉक्टर फरार रहता है, वहां का एम्प्लॉय फरार है, कॉलेज में भी वही हालत है, पैसा मिलना है कोई पूछना नहीं है। कहने का तात्पर्य है वहां अकाउंटेबिलिटी नहीं है। प्राइवेट में अकाउंटेबिलिटी है तो दूसरी गड़बड़ियां हैं। अब इस बीच में रास्ता क्या निकले? क्योंकि मेरे ख्याल से नेशनलाइजेशन कोई रास्ता नहीं है डॉक्टर माया। मैं क्या बोलती हूँ कि आज तक आपने जो नेशनलाइजेशन देखा है वो नेशनलाइजेशन की बात ही मैं नहीं कर रही हूँ। ये नेशनलाइजेशन में सबसे पहले आज तक फार्मा का नेशनलाइजेशन नहीं होने के कारण वो इवन पब्लिक हॉस्पिटल्स को करप्ट करता है, नंबर 1। दूसरा पब्लिक नेशनलाइजेशन के, देखिए एक मिनट सुनिए ना डॉक्टर माया, नेशनलाइजेशन का तो आपके पास रूप है ना। MTNL खत्म हो गया, BSNL खत्म हो गया, लोग करोड़ों पैसे कमाए, भ्रष्टाचार किए। अब भ्रष्टाचार की वजह से 77 साल में आप डूब चुके हैं।
मेरी ये बात मैं कह रहा हूं, सुनो। उसके फेवर में तो लोग जा नहीं रहा है। मेरा ये कह रहा है कि रेगुलेटरी बॉडी को स्ट्रांग होना है। मैं किस नेशनलाइजेशन बात करती हूँ वो आप, एक तो ये जो प्राइवेट सेक्टर है वो पब्लिक सेक्टर को वो आप समझ गए कि जहां पर भी प्राइवेट सेक्टर अगर पैरेलल आप रखोगे, फार्मा में रखोगे, मेडिकल इक्विपमेंट में, वो सब आके पब्लिक सेक्टर को करप्ट करेंगे। दूसरी बात, पब्लिक सेक्टर पर पब्लिक का कोई कंट्रोल नहीं है, जबकि पूरा पब्लिक सेक्टर मैं जो बात कर रही हूँ उसमें पूरा पब्लिक का आप कर सकते हो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, भागीदारी वाली लोकशाही से ये हॉस्पिटल इस तरह चलेगा, यहाँ ये गलत चल रहा है, यहाँ वो, उतना आप इन्वॉल्वमेंट कब आएगा? जब आप उनकी बात सुनोगे और ऐसा होगा तो जरूर लोग आएंगे। तो ये मैं, आपने जो नेशनलाइजेशन देखा है उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैं मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर माया आप कह रही हैं, बहुत बात सही कह रही हैं, लेकिन ये वहां पर होगा जहाँ की एजुकेशन का स्तर बहुत बड़ा हो, अच्छा हो, सारी जनता इन्फॉर्म्ड हो, पेट भरे हुए हो। यहाँ तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं डॉक्टर माया, सोसाइटी में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं। उन सारे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर, मैं कह रहा हूं उन सारे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर, उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग काफी है, कहाँ क्या गलत चल रहा है उनको पूरा पता होता है। आप उनकी आवाज को अगर ताकत दो कि भाई आप जो बोलेंगे वो होगा हॉस्पिटल में, तो वो जरूर बोलेंगे। वहां है प्रॉब्लम, वहां देखिए डॉक्टर माया ये हालात हैं। अभी आपने देखा होगा कि एक डॉक्टर ने पेशेंट को पीट पीट कर मारा, फिर कहीं देखते होंगे कि पेशेंट ने डॉक्टर को पीट दिया, और ये वीडियो खूब आ रहे हैं, खूब आ रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल में स्ट्राइक्स हो रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि मेरा प्रोटेक्शन करो। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी डॉक्टर कह रहे हैं, पेशेंट फिर कह रहे हैं कि इन डॉक्टरों से बचाओ, ये डॉक्टर जल्लाद हो गए हैं। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, हम एक विशियस सर्किल में पड़ गए हैं। अब उस विशियस सर्किल से निकलने के लिए हमारे पास रास्ता क्या है? तो पहला तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद करो, क्योंकि यहीं से मार्केट चल रहा है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद हो जाएगा कि पीजी नीट को पहले खत्म करो, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना। आप सुनिए मेरी बात, कि आपने कोई रेगुलर सिस्टम पेशेंट्स की कंप्लेन को, उनको क्या चाहिए उसका बनाया नहीं है कि वो रिजॉल्व करो। इसलिए जब आप बोलते हो ना बीच में भड़क उठता है और मारने पर आ जाते हैं, क्योंकि कोई रेगुलर सिस्टम ही नहीं बनाया है कि भाई इस हॉस्पिटल में हर महीने एक मीटिंग होगी जिसमें सब अपना आके कह सकते हैं कि यहाँ ये फैसिलिटी नहीं है, ये नहीं है, हम जाते हैं तो हमको डॉक्टर अटेंड करते हैं, नहीं करते हैं। ये आप जब रेगुलर आप नई सिस्टम बनाओगे तो ये फ्रस्ट्रेशन बीच बीच में आने वाला है, समझिए आप। मैं ये सिस्टम बनाने की बात कर रही हूँ। एक लास्ट मुझे पॉइंट जो कहना था कि ये जो एग्जाम्स क्यों खत्म होने चाहिए, इनके सब तो इन्होंने दिए रीजन, मगर एक प्रेशर में आपको मैं बताऊं, मेरा जो 12th का एग्जाम में आई वाज वन ऑफ द टॉपर, ठीक है। जब एंट्रेंस एग्जाम हमारे गुजरात में, तो किसका बेटा इस साल इसमें है आ रहा है, तो एंट्रेंस एग्जाम आती थी, कभी कैंसिल हो जाती थी, कभी सिर्फ 12th के मार्क्स है, और उसके बेटे का 12th में क्या रिजल्ट आया उसके ऊपर से एंट्रेंस एग्जाम होती थी। ऐसा था हमारे टाइम थी। उस समय में बैरली जल्दी अंदर एंट्रेंस मिल गया, क्योंकि एक ही चीजों का फिर से वही लोग, मुझे वही सेम यूनिवर्सिटी का था, नेशनल तो था नहीं, वही लोग फिर से मेरी एग्जाम ले, क्या मतलब क्या है ये चीज का? तो ये अननेसेसरी प्रेशर है बच्चों पर। कोई भी एग्जाम आप फिर से देने का क्या मतलब, क्या है ये सब चीजों का? अच्छा ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ डॉक्टर कुशवाहा जी, अभी श्रीधर बेम्बू का एक एग्जाम्पल आया है सामने में। जोहो कंपनी के मालिक हैं वो, कल भी मैंने इसका जिक्र किया था, आज मैं फिर दोबारा कर रहा हूँ। तो वो स्कूल से पास आउट बच्चों को अपने यहाँ लेते हैं, इंजीनियरिंग सोचिए, और अपने यहाँ ट्रेनिंग देते हैं, और उसको ट्रेन करके अपने लायक वो बना लेते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि या तो जिंदगी भर वो उसी कंपनी में रहेंगे, या उनको इतनी ट्रेनिंग मिल जाती है कि वहां से बाहर निकल के कोई और कई कंपनी उनको हायर कर लेगी, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन आज वो हजारों लोगों को रोजगार दिए हुए हैं, कोई टेस्ट नहीं, कोई रिटर्न ये नहीं। एक बेसिक उनका जरूर होगा कि बेसिक IQ टेस्ट होगा, या बेसिक उनकी कोई रिक्वायरमेंट्स होगी एजुकेशन लेवल की, उसको वो पाते हैं और उसके बाद बच्चों को बुलाते हैं। मेरा ये कहना है कि +2 के बाद नीट, उसकी होड़ चल रही है पूरे देश में, कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं हर गली नुक्कड़ में, फिर कोटा का इंडस्ट्री चल रहा है।
मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने चला करके पैसे कमा करके पटना में हॉस्पिटल खोल लिया है, सैकड़ों बेड का, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, और उनका नाम है खान सर। ये कोचिंग कर करके हॉस्पिटल खोल लिया साहब। और उस खान सर का पैसा नोएडा में रियल एस्टेट में लगा हुआ है। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो उनके पैसे को मैनेज करते हैं। तो अब ये जो विशियस सर्किल है साहब, क्या आप इस तरफ जाएंगे, सरकार को ये बताएंगे कि ये नीट वीट को टोटल को स्क्रैप करो, +2 के बाद जिनका एप्टीट्यूड है उसको लो, उनको ट्रेन करो और सबको बनाओ। जैसे अमेरिका में सबको आर्मी में जाना होता है, सेवा देनी होती है, तो आप सबको बुलाओ, उनको ट्रेनिंग दो और एक ऐसा सिस्टम बनाओ, और उसमें से जो डॉक्टर वाकई में एप्टीट्यूड के हिसाब से बन सकते हैं उनको बनाओ। वरना पेरेंट्स भी और बच्चे भी लगे हुए हैं जिनका एप्टीट्यूड नहीं है, जो बनना नहीं चाहते उसको भी डॉक्टर बना दो, जिसका इंजीनियरिंग का एप्टीट्यूड नहीं है उसको भी इंजीनियर बना दो, जिनका साइंटिस्ट का एप्टीट्यूड नहीं है उसको भी साइंटिस्ट बना दो। तो होल पूरे एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करने की जरूरत है, और ये जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि 2-3 चीजें हैं जो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं। पहली बात तो है कि एप्टीट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होना चाहिए मेडिकल प्रोफेशन में आने के लिए, जो कहीं टेस्ट होता ही नहीं है, कहीं टेस्ट किसी भी लेवल पे नहीं होता है। तो आधे से ज्यादा तो यहाँ अनविलिंग डॉक्टर्स बन जाते हैं, अनविलिंग डॉक्टर्स, अनफिट डॉक्टर्स, जो एक्चुअली बनना नहीं चाहते थे लेकिन वो गलती से नीट क्लियर कर गए तो वो आ गए। नीट पीजी में भी इसी तरह से होता है, नीट यूजी में भी इसी तरह से होता है। मेरे कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि एंट्री चाहे जैसे भी हो, चाहे नीट पीजी से हो, यूजी से हो, ना हो, एग्जिट वो तब तक नहीं होना चाहिए जब तक एक डिजायर्ड स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर जाता। कहने का मतलब ये है कि आप एंट्री करिए, जैसे मैं कहता हूँ कोई भी एग्जाम मत करिए, लेट हिम एनरोल अंडर ए डॉक्टर, गुड डॉक्टर, लेट हिम गो अंडरगो ट्रेनिंग 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी करना, और उसके बाद वो एग्जाम जब वो दे तो उस एग्जाम में उसका अच्छे से जो है ना स्टैंडर्ड पे जब तक नहीं आएगा उसको आप मत दीजिए डिग्री, चाहे वो एमबीबीएस की हो चाहे वो एमडी की हो। कहने का मतलब है कि आपका स्किल कॉम्पिटेंस वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ना कि रोट लर्निंग, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड जो आपने पीजी नीट और यूजी नीट कर रखा है। तो इसके ऊपर शायद सरकार का मेरे ख्याल से थोड़ा ध्यान गया है, मैं मानता हूं। और उन्होंने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई लाए हैं 24 की आई थिंक है, 25 की राइट, उसमें नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। यानी कि स्किल्स वो को निगलेक्ट किया जाता था आजकल, उसको स्किल्स को बहुत मान्यता दी जाएगी और वो क्रेडिट्स अर्न करेगा। अगर उसे एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट आता है, उसे चाहे थ्योरी के कह लीजिए एमसीक्यू नहीं भी कर पाता है, लेकिन वो पेशेंट एग्जामिन कर लेता है, हिस्ट्री अच्छे से ले लेता है, वो ऑस्कल्टेट अच्छे से कर लेता है, आई थिंक ही इज अ गुड डॉक्टर। तो ये चीजें ऑलरेडी एड्रेस हो रही हैं मेरे ख्याल से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। उसका कितना डिफरेंस हमारे मेडिकल एजुकेशन में आ पाएगा ये एक हमें देखना पड़ेगा आगे आने वाले समय में। अच्छा, ये जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है, डॉक्टर कुशवाहा बनर्जी और डॉक्टर माया, तीनों से ये सवाल है, जो कोई भी जवाब दें। ये जो टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन हो रहा है, एआई का हो रहा है, रोबोटिक्स आ रहे हैं, इसका इम्पैक्ट कितना होने वाला है? क्या इससे बचा जा सकता है या इसके साथ मिलकर चला? क्योंकि टेक्नोलॉजी को तो आप रोक नहीं पाएंगे, उनको आने से आप रोक नहीं पाएंगे, इनोवेशंस को रोक नहीं पाएंगे। तो उस इनोवेशंस के साथ ह्यूमन इंटरफेस कैसे हो, कैसे आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का इंटेलिजेंस ये दोनों मैच करके चलाएंगे तो उसका रास्ता क्या हो सकता है, इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। क्या मेडिकल फ्रेटर्निटी सोच रही है? डॉक्टर साहब, मैं बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहूंगा कि ये जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, इनके जो मैं डॉक्टर्स को देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। और ये सारे डॉक्टर्स नहीं हैं, ये व्यापारी हो गए हैं। बहुत बड़े बड़े इनके छोटे नर्सिंग होम्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और ये सिर्फ अपने व्यापार के नजरिए से अब हर पॉलिसी को देख रहे हैं। इसीलिए ये कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बढ़ रहा है, और इसीलिए ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कैपिटेशन फी करोड़ों में जा रहे हैं, और इसीलिए लोगों के ऊपर प्रेशर हो रहा है, तो सुसाइड भी बढ़ रहे हैं। आप और वो कह रहे हैं कि नहीं आप बच्चों पर प्रेशर मत डालिए, उसको पढ़ाने को लेकर के इतना करेंगे तो वो प्रेशर में आके सुसाइड कर। अब ये डरा करके
-40 परसेंटाइल कर दीजिए, ताकि हमारा सीट भी बढ़ जाए और उनके ऊपर मेंटल प्रेशर भी नहीं हो। तो मुझे लगता है कि इसका कोई एक सिरा बताएं डॉक्टर साहब आज इस डिबेट में कि ये कर लें तो यहां से शुरुआत हो जाएगी। मेरा ये मानना है कि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले से कोई वैर नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनकी भी कोई मजबूरी नहीं है, वो तो अपना पढ़ा रहे हैं, उनको तो कोई बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए तो पढ़ाएंगे, ये भी कोई गलत बात नहीं है। लेकिन सवाल है कि आपने इस तरह से एजुकेशन सिस्टम को बना दिया है जहां आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। भीड़ है बच्चों की, भीड़ है पेरेंट्स की, कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। और दूसरी तरफ आप इलेक्शन जीतने में लगे हुए हैं, इलेक्शन हारने में लगे हुए हैं। पॉलिटिकल क्लास का कंपल्सन कुछ और हो गया है, और जो असली सरकार है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो पॉलिटिकल क्लास का एक प्रकार से आदेश ओबे करने के लिए बना हुआ है, कुछ नहीं कर पा रहा है। कहां से इसकी शुरुआत हो डॉक्टर कुशवाहा? आपने दो सवाल किए। एक तो पहली बात ये है कि टेक्नोलॉजी है वो एक इनोवेशंस है, ये तो होने ही है और होने भी चाहिए, और ये बहुत अच्छी चीज है। आखिर प्रोग्रेस, अदरवाइज साइंटिफिक प्रोग्रेस कैसे होगी? लेकिन उसका इस्तेमाल और उसका जो यूज है वो हम कैसे करेंगे, ये एक एज ओल्ड डिबेट होती थी कि साइंस इज ए बून और ए कर्स। इसके ऊपर हम लोग हमेशा ऐसे लिखा करते थे। तो ये तो आप कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये टेक्नोलॉजी का आना मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज है। काफी सारी चीजें जो एक ह्यूमन एरर्स होते थे वो काफी कम हो जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, यूज कैसे करना है, ये एक बहुत रेगुलेटेड तरीके से होना चाहिए। जैसे आपने मानते हैं ना, एआई से लोग पिक्चर ही बनाते हैं या कोई फोटो से वीडियो बना लेते हैं। अब आप उसको गलत ढंग से भी यूज कर सकते हैं और अच्छे ढंग से भी यूज कर सकते हैं, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है ना। सो सोसाइटी में रेगुलेशन, ये जो साइंटिफिक प्रोग्रेस जो भी होती है उसके रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म्स अगर अच्छे बनाए जाएंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अभी जैसे मान लीजिए मेडिकल एजुकेशन में है, काफी हद तक मेडिकल एजुकेशन भी है, सर्विस डिलीवरी में भी है, इसका बहुत अच्छा उपयोग भी होने वाला है। तो ये जो इनोवेशंस हैं, डिजिटाइजेशंस हैं, एआई है, ये सब बहुत ही हमारे काम को आसान भी करेंगे और मेरे ख्याल से काफी हद तक मदद भी करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर देखना है कि उसको यूज करने वाला वो कौन है, वो उससे डिपेंड करता है। तो यानी कि जो स्मार्ट आदमी होगा, जो स्मार्ट होगा, इंटेलिजेंट होगा, वो और इंटेलिजेंट बन के उभरेगा। लेकिन जो डम्ब आदमी होगा वो एआई को और डम्ब बना देगा। कहने का मतलब ये है कि एआई जैसी चीज जो है वो एक बहुत ही बेवकूफ आदमी को और बेवकूफ बनाएगी और स्मार्ट आदमी को और स्मार्ट बना देगी। मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है। डॉक्टर कुशवाहा, डॉक्टर माया का कहना भी बहुत हद तक सही है कि अगर आप समस्या के रूट में नहीं जा रहे हैं, उसको आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल होगा। जैसा कल आपने कहा था कि आप इनपुट क्या दे रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट अगर डॉक्टर आपका बेवकूफ आएगा और उसी को आपने गड़बड़ तरीके से लेने का प्लान किया हुआ है, तो आउटपुट पीजी में कौन सा अच्छा आप निकाल लेंगे? तो डॉक्टर बैनर्जी, क्या आप डॉक्टर माया का जो सोल्यूशन है कि रूट पे हमला करना पड़ेगा, अब वो रूट का कहती हैं कि वो नेशनलाइजेशन उनका प्लान है और उसमें वो कह रही हैं कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन हो उस नेशनलाइजेशन में। अब उनके पास कोई पेपर है, मैं उसको जरूर पढ़ना चाहूंगा कि वो किस तरह से उस नेशनलाइजेशन का क्या फॉर्मूला है। लेकिन आपका क्या कहना, अभी वर्तमान में क्या होना चाहिए? ये नीट पीजी का जो ये 40 परसेंटाइल है, इसको इमीडिएटली स्क्रैप करना चाहिए और ये जो कोचिंग का जो धंधा है उस पर लगाम लगना चाहिए, और जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, उसको दुरुस्त करना चाहिए। ये मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल सही बोला आशुतोष जी। अभी जो इमीडिएट जो कर सकते हैं, डॉक्टर माया का तो बहुत गहरा रूट है, उसमें टाइम लगेगा। कुछ ब्रांचेस हम पकड़ते हैं क्योंकि वो तो अभी फार्मा इंडस्ट्री मल्टीनेशनल है। अभी फाइजर स्विट्जरलैंड में बैठा है, वो नेशनलाइज कैसे करेंगे हम उसको? तो ट्रम्प जैसा पावर भी नहीं है कि उसको किडनैप करके ले आओ। तो अभी हम बता रहे, जैसे अभी इनको निकालना चाहिए, एक पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए कि 18,000 सीट जो खाली गए हैं उनमें से क्या प्राइवेट खाली गए या गवर्नमेंट के खाली गए। मोस्ट लाइकली ये गवर्नमेंट के पहले भर जाते हैं और जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, मतलब है कि मैक्सिमम प्राइवेट हॉस्पिटल होंगे। हाँ, देखिए गवर्नमेंट तो पूरे भर गए होंगे, पर जो लोग गवर्नमेंट पैसा नहीं है उनके शायद नंबर बहुत ज्यादा हो। यहाँ जैसे 103 पे आपने 7 परसेंटाइल कर दिया, हो सकते 50 परसेंटाइल में उतने हजारों सीट मिल जाए।
तो उनको आप प्राइवेट में ये दे दे। बेशक गवर्नमेंट को अगर इतना फिक्र है कि डॉक्टर्स की कमी है, गवर्नमेंट को बताइए कि उनका फीस सब्सिडाइज कर दे, गवर्नमेंट बजट से सब्सिडाइज कर दे, जिसमें कि प्राइवेट को भी नुकसान ना हो, क्योंकि प्राइवेट को भी काफी खर्चा आता है कॉलेज चलाने में। तो अगर उनको गवर्नमेंट को इतना फिक्र है कि हमारा डॉक्टर का शॉर्टेज है, तो जो हाई परसेंटाइल वाले हैं जो कि प्राइवेट फीस नहीं दे सकते हैं, उसका मेरिट लिस्ट बना के प्राइवेट में उनको एडमिशन दे एंड लेट गवर्नमेंट पे द फीस फ्रॉम द पब्लिक एक्सचेकर। तो आपका अगर इतना फिक्र है कि हम इतना, तो स्टैंडर्ड भी बना रहेगा, प्राइवेट को भी नुकसान नहीं होगा और कैंडिडेट भी बेनिफिट हो जाएगा। तो ऐसे हर साल कर सकते हैं कि जितना बच जाता है उसको आप कन्वर्ट कर दें, जो कि मेरिट लिस्ट बनाए, और उनका गवर्नमेंट सब्सिडाइज देयर एजुकेशन। कुशवाहा कुछ उठा रहे हैं, उसके बाद माया के पास, डॉक्टर माया के पास चलेंगे। डॉक्टर कुशवाहा, जैसे ये जो कह रहे हैं कि हाँ सर ने बताया है कि भाई इस साल जो इन्होंने किया है लोअरिंग ऑफ परसेंटाइल्स, पहली बात तो ये है कि इस तरह की चीज एजुकेशन में, मेडिकल एजुकेशन में आनी ही नहीं चाहिए थी। चाहे सीटें भरे, खाली रहे, कुछ भी हो, यानी कि 50% मार्क्स अगर वो एंट्रेंस एग्जाम में नहीं ला सकता है तो वो एमडी करने के लायक नहीं है, ये बोल देना चाहिए बहुत क्लियरली। नंबर 1, अगर रखना है तो, आपका एग्जाम रखना है तो। अदरवाइज दूसरा तरीका ये है कि आप एग्जाम चाहे जैसा रखिए या ना रखिए, लेकिन आपका एग्जिट डिग्री तभी मिलेगी जब तक आप एक डिजायर्ड स्टैंडर्ड पे, यानी कि एक मानक बना दीजिए स्टैंडर्डाइज। उसकी टेस्टिंग का ये नहीं होना चाहिए कि कहीं भी टेस्टिंग हो जाए, कोई भी कर ले, कोई भी फैकल्टी कर ले, कोई भी एग्जामिनर कर ले। प्रॉब्लम टेस्टिंग में है। वो बंदा जब डिग्री लेके आता है तो डिग्री उसको आसानी से मिल रही है, क्योंकि वो उसमें जो रिगरस प्रोसेस होनी चाहिए डिग्री का एग्जामिनेशन में, वो नहीं हो रही। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, नेक्स्ट एग्जामिनेशन जैसे यूजी में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, वो एंट्री होती है एमडी के लिए, आपको नीट पीजी की जरूरत नहीं पड़ती, पहली बात। और जब एमडी कर लेगा तो एमडी तब तक नहीं मिलनी चाहिए जब तक उसके वो काबिल नहीं हो जाता। हम लोगों को बोला जाता था चाहे जितनी भी आपको कम्युनिटी मेडिसिन आती हो, चाहे जितना भी सब्जेक्ट आता हो, लेकिन जब तक सेटिस्फाइड नहीं होगा एग्जामिनर, अब आपको एमडी डिग्री नहीं देता था। यानी डिग्री मिलना मतलब बहुत एक्चुअली आप डिजर्व करते थे, तभी जाके होता था। कुशवाहा जी, आप भूल रहे हो, आर्म फोर्सेज में एमडी एमएस का भी मान्यता नहीं है। एमडी के बाद आपका ग्रेडिंग होना है, क्लासिफिकेशन होना है। ऐसे कई ऐसे आर्म फोर्सेज में एमडी है जो कि प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उनका फिर ऑब्जर्वेशन होता है अंडर अ वेरी सीनियर पर्सन। बिल्कुल सर, ये होता था। 2-3 महीने देखता है, फिर उसको सर्टिफाई करता है। ऐसे कई है जो एमडी एमएस करके दे आर रिकॉग्नाइज्ड ओनली एज मेडिकल। वो एमडी होने के बावजूद भी वो स्पेशलिस्ट नहीं कहलाते थे, जब तक कि हमारे यहाँ वो जो सीनियर जो स्पेशलिस्ट होता था उसके साथ काम करना पड़ता है। 1 महीना 3 महीना जो भी होता था, उसको काम करके और सर्टिफाई होना पड़ता था कि इसको आता है, और बाकायदा कई बार नहीं होता था, कई बार बाद में भी स्पेशलिटी से निकाल भी देते थे, कई बार 5-6 साल बाद एज अ ग्रेडेड। अगर ये सिस्टम आपको लाने पड़ेंगे, ये सिस्टम लेकिन लाने पड़ेंगे जहां पे एग्जिट आसान ना हो। लेकिन डॉक्टर साहब, एक डिबेट ये भी शुरू हो गया है कि एक सर्टेन एग्जामिनेशन ही आपकी योग्यता का परिचायक नहीं हो सकता है, वही प्रमाण पत्र नहीं। अब आप देखते होंगे कि यूपीएससी वगैरह में या नीट वगैरह में भी कई लोग अटेम्प्ट लेते हैं, उसके बाद एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे में हो गया, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में हुआ। यूपीएससी में तो हम देखते हैं कि एक बार कोई पास कर गया है, लेकिन वो अपना रैंक इंप्रूव करने के लिए दूसरी दफा दिया तो दूसरी दफा फेल हो गया, पीटी में भी फेल हो गया, फिर तीसरी दफा दिया तो फिर टॉप कर गया। मैंने कुल मिलाकर के, लेकिन एक बात है कि बेसिक उसका कहीं ना कहीं इंटैक्ट है, तो कोई ना कोई आपको एक लेना पड़ेगा बेस जज करने के लिए, और उसमें तो फिर नुकसान होने की भी संभावना है। डॉक्टर माया, क्या एग्जाम की फिलॉसफी में कौन सा परिवर्तन करें? ये परसेंटाइल वाला, परसेंट वाला क्या करें? यूजी के लेवल पे रोका जाए, ठीक इनपुट लिया जाए, और इसीलिए तब भी पीजी लेवल पे आपका आउटपुट ठीक होगा, या जो पीजी के लेवल पे -40 का परसेंटाइल है वो ठीक है? आपका क्या कहना है? अभी उसको छोड़ देते हैं, आपका जो नेशनल पॉलिसी है उसको छोड़ देते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, मैं वही बता रही हूँ कि वो आप नेशनल पॉलिसी को छोड़ के इसमें ज्यादा तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि फिर क्या है कि ये कोचिंग, समझ लो कोचिंग बंद कर दिया,
ऑफिशियली किसी भी तरह से, किसी भी तरह ये शुरू हो जाएगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि किस तरह वैसे वो शराबबंदी की तरह होगा, शराबबंदी हो गई तो कोई उसका स्मगलिंग शुरू हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि आप जब तक ये पैसे के इंटरेस्ट के लिए बंदा जा रहा है, उसके बदले वो जो सच्ची में इंटरेस्ट से जा रहा है, उसमें आसमान जमीन का जो एप्टीट्यूड आ जाएगा, उसमें फिर रियल मेरिट भी आ जाएगा कि भाई हाँ, उसको सच्ची में उसमें करना, तो इंटरेस्ट लेके वो करने ही वाला है। तो ये पैसे का तो चक्कर हटना चाहिए। मैं आप जो एआई की बात कर रहे थे ना, उसके बारे में, कि हमारे एक सर्जरी के जो प्रोफेसर थे ना, वो क्या बोलते थे पता है, उस जमाने के जो बिल्कुल प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस, कि तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन कुछ भी आए, आपको पहले पेशेंट देखना है। अगर पेशेंट के ऊपर आपको लग रहा है कि नहीं पेशेंट ठीक है, तो रिपोर्ट कुछ भी है उसको मत मानो। तो उसी तरह ये एआई किस तरह से जो आप मतलब अभी तो रिपोर्ट्स में वो तो सब रिपोर्ट्स कर लेगा कैलकुलेट, और फिर इसके बाद ये लेना है, और फिर एआई जो बनाएगा वो तो कमर्शियल इंटरेस्ट फिर से उसमें आ जाएंगे, और इन्वेस्टिगेशन करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये जो अपनी इतनी, क्योंकि आपको पेट में दुख रहा है वो सिंपल अजवाइन से ठीक हो सकता है, वहां तक जब अपना ह्यूमन बॉडी अपने को समझ पा रहा है, वहां जाके आप एआई ये इस सिस्टम में मुझे तो नहीं लगता कि ये करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर माया, डॉक्टर बैनर्जी और डॉक्टर कुशवाहा। एक बात तो तय है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के दिन जितने गोल्डन दिखाई पड़ रहे हैं उतने होने वाले नहीं है, क्योंकि बहुत तेजी से वोलेटाइल हो रही है मेडिकल एजुकेशन, और उसमें सरकार को न चाहते हुए भी परिवर्तन करना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि ये भेड़चाल बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है कि आप लगातार उसी पैटर्न पे चलते रहें, बच्चे सुसाइड करते रहें, पेरेंट्स दौड़ते रहें, और ये परसेंटाइल के खेल में पेरेंट्स अपने आप को उलझाते रहें। ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है। तो मुझे लगता है मित्रों, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सरकार कुछ ना कुछ निर्णय करेगी, और मुझे पहला हमला जो दिखाई पड़ रहा है कि ये कोचिंग का बाजार बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि पॉलिसी डिसीजंस आर ऑन दी वे एंड इट हैज टू बी। तो मैं भी सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि आप ये जो माइनस परसेंटाइल का खेल है, इसको स्क्रैप कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। इससे आप एक घटिया डॉक्टर तैयार करेंगे और लोगों की जान को खतरे में डालेंगे। जो डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे कि बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग दे करके कि किसमें स्किल सेट आया है एग्जामिन करने का पेशेंट को, वो स्किल सेट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट स्किल सेट इज मोर इंपॉर्टेंट। और अगर आप उस स्किल सेट को हटाएंगे और सिर्फ एक मार्क के नंबर पे, मार्क्स के आधार पर किसी को एलिवेट करेंगे, किसी को डिमोट करेंगे, तो उससे सीटें तो भर जाएंगी, पैसे तो लोग कमा लेंगे, लेकिन जान को आप खतरे में डालने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से लगता है कि पूरा मेडिकल एजुकेशन सिस्टम इज गोइंग थ्रू कंप्लीट ओवरहॉल। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।